हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए संपूर्ण जीव विज्ञान कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और एक घटना चक्र की बुक है, इसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में मिल जाएगी, जो लोग नए जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, श्वसन मूल जलोद्भिद एवं लवण मृदोद्भिद दोनों पादपों में पाए जाते हैं। जलोद्भिद का मतलब ये है कि जो पौधे जल में उगते हैं, एवं लवण मृदोद्भिद का मतलब ये होता है जिस मृदा में नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, श्वसन मूल पाए जाते हैं पौधों में। आलू में अच्छियाँ कायिक प्रवर्धन में मदद करती हैं। आलू की जो आँखें होती हैं वो किस में मदद करती हैं, कायिक प्रवर्धन में। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे पर लगाया जाता है। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उन्हें आत्पोभिद या फिर हेलियोफाइट्स कहते हैं। अब देखो, कई बार क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि हेलियोफाइट्स का मतलब क्या होता है, तो बताएंगे हम लोग आत्पोभिद या फिर वो पादप जो सूर्य के प्रकाश में विकसित होते हैं उन्हें बोला जाता है आत्पोभिद या फिर हेलियोफाइट्स। राइबोजियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं होती है। पराग कोश पुष्प का वह भाग होता है जो परागकण पैदा करता है। अगला पॉइंट हमारा है, अधिक पैदावार वाले पौधे संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। कैसे? संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईख या फिर गन्ना के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। इसे आनुवंशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। हरे पौधे मुख्यतः लाल व नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम रंध्र है। पत्तों में असंख्य रंध्र होते हैं। रंध्रों का कार्य वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय विनिमय होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों, पत्तियों में सूर्य के प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। अगला पॉइंट है, जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तथा केवल हरे रंग को ही परावर्तित होने देती है, जिस कारण हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जो विशेष स्थानों पर स्थित होती हैं। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व नाइट्रोजन है। कंपोस्ट का अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। ड्रोफेरा एक कीटहारी पादप मांसाहारी पादप है। बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। क्रोकस पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके पौधे को? क्रोकस एक प्रकार का पौधा होता है, उसके जो पुष्प में धागे जैसे महीन भाग होता है उसको केसर के रूप में यूज किया जाता है। पुष्प का पुरुष हिस्सा पुंकेसर तथा स्त्री हिस्सा स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में ही तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है। यूट्रिकुलेरिया का पौधा नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा मुक्ता है। नाइट्रोजन कमी की पूर्ति कीटों के भक्षण द्वारा करने के कारण यूट्रिकुलेरिया को कीटभक्षी पौधा कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया, उसके बाद ड्रेफोरा जो होता है, ये सब कैसे होते हैं? और एक और नोट के लीजिए, नेपेंथिस ये पौधे जो होते हैं
ये सारे पौधे होते हैं कीटभक्षी पौधे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस ऑक्सीजन है। पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल, जस्ता पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है तथा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दीर्घ पोषक तत्व हैं। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उपापचय की क्रिया है। सीसा, जिसे लेड भी बोलते हैं, धातु बड़े शहरों की वायु को अधिक प्रभावित करता है। एक पाचकीय तंत्र को प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है, जिसमें केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। सौर ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है, जबकि रबड़ के जलने में कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि उत्पन्न होती हैं। पेट्रोल के जलने में भी CO2, CO, SO2 इत्यादि गैसें उत्पन्न होती हैं। चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाला महत्वपूर्ण समुद्री जीव प्रवाल है, जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहते हैं। जो जीव जल तथा थल दोनों जगह रहे उसे उभयचर कहते हैं। जो जल में निवास करे उसे जलचर तथा आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। जीवाश्म तथा सेल की आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि जीवाश्म तथा सेल की जो है आयु हम लोग कैसे पता करते हैं, तो बताएंगे हम लोग कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। किस किस पर? विशिष्ट वनस्पति जो होती है वो किस पर निर्भर करती है? मिट्टी पर, वर्षा पर और तापमान पर। लौंग का वानस्पतिक नाम सीजियम एरोमेटिकम है, जो पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो बताएंगे हम लोग पुष्पकली से। किससे? पुष्प की कली से। अगला पॉइंट हमारा है, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा वुल्फिया है। इसे सामान्यतः वाटरमिल अथवा डकवीड के नाम से जाना जाता है। यह जलीय पौधा है। अफीम के पौधे को फल आवरण या कैप्सूल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। दालचीनी एक छोटा सदाबहार पेड़ है जो 10-15 मीटर ऊंचा होता है। इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग होती है। विश्व का सबसे लंबा पौधा तटीय रेडवुड है। कुनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है। इसे पेड़ के तने या शाखाओं की छाल से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि कुनैन कहाँ प्राप्त होता है, तो बताएंगे हम लोग सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। बंद गोभी का खाद्य अंश काई कलिका होता है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह होता है। पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है। ये पत्तियां विटामिन के और विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं जो पान की लता में बनती हैं? आरोही जड़ें। अपस्थानिक जड़ें परसंधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल तथा खनिज लवण को परागण की क्रिया द्वारा अवशोषित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे कि पादपों में जो है जल किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, बताएंगे हम लोग मूल रोमों द्वारा। अगर वही पूछा जाए कि खनिज लवण किस क्रिया द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, तो बताएंगे हम लोग परागण द्वारा। मूल रोम पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। मूल रोम पेड़ पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। बाफ एक अत्यंत उपयोगी घास है।
यह घाव का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। टमाटर, लाल मिर्च, तरबूज में गहरा लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, जो कि एक कैरोटीनॉइड है। किस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र है। किस्कोग्राफ का यूज किस लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने के लिए। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला पॉइंट हमारा है, सैकरीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित मुख्य पदार्थ बेंजोइक सल्फाइमलीन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और अगला पॉइंट हमारा है, निकोटीन तंबाकू से, थीन व कैफीन चाय की पत्तियों से, कैफीन कॉफी व चाय तथा पिपेरिन काली मिर्च से प्राप्त किया जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है तो बताएंगे हम लोग निकोटीन। थीन व कैफीन जो है चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है, और कैफीन जो होता है ये भी कॉफ़ी व चाय से प्राप्त होता है, और जो पिपेरिन होता है वो पाया जाता है काली मिर्च से। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली द्विपद है। कैरोलियस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। लाख का स्त्रवण सुर्ख रंग की मादा कीट लेस्फर लक्का करती है। पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, प्रमुख रूप से डी ग्लूकोज या डेक्स्ट्रोज होता है। पके हुए अंगूरों में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख रूप में होता है वो डी ग्लूकोज या फिर डेक्स्ट्रोज होता है। यह एक मोनोसैकोराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। प्रायः मीठे फलों में फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है, जो मीठे स्वाद का मुख्य कारण है। लीवर सिरोसिस यकृत की सबसे गंभीर बीमारी है। लीवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन लीवर सिरोसिस का एक मुख्य कारण है। चाय में कैफीन नामक एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पाया जाता है जो व्यक्तियों को तरोताज़ा रखने में मददगार होता है। वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रक्रिया जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। एक जैव उर्वरक जीवित सजीव सूक्ष्मजीवों से युक्त पदार्थ होता है। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। अगला पॉइंट हमारा है, राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम और नीलहरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक हैं। मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से खाद्य मिट्टी या ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे ह्यूमस या फिर खाद्य मिट्टी कहते हैं। कुकुरमुत्ता एक प्रकार का कवक होता है। मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होने के अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण तथा कैंसर के निवारण में भी उपयोगी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मशरूम की खेती इनमें किस किस चीज़ में उपयोगी होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार। किसमें? बायोगैस उत्पादन में, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में, कैंसर के निदान में। रबड़ से राल को अलग करने के लिए एस्टोन रसायन का उपयोग किया जाता है। रबड़ से राल को अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एस्टोन रसायन का। तुलसी के पौधे का सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा यह शाक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में? शाक की श्रेणी में आता है। तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। कोयला एक जैव फल है। यह जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। कोयला क्या एक प्रकार का जैव फल है और जानवरों के मलबे व पेड़ पौधों के जमीन में दब जाने से हजारों साल बाद बनता है। कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर ईस्ट का उपयोग होने के कारण यह एल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। दाद कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। दाद जो हो जाता है किसकी वजह से होता है? वो कवक की वजह से होता है या फिर फंगस जिसे बोलते हैं। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है। नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में विघटन विनाइट्रीकरण कहलाता है। हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में
करने से पौधे में फास्फोरस की कमी दूर की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी एवं उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक होता है। किसी बीज को अंकुरण करने के लिए उसमें से ऑक्सीजन, नमी और उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। मूंगफली पौधों के फल भूमि की सतह के नीचे पाए जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण विकास वलय के आधार पर किया जाता है। पौधों में रस आरोहण चढ़ाव जाइलम के माध्यम से होता है। पौधों में जो रस होता है उसका चढ़ाव किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से होता है। गेहूँ झगड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा है। गेहूँ की जड़ें किस प्रकार की होती हैं? झगड़ा प्रकार की होती हैं। झगड़ा रेशेदार जड़ें होती हैं। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचने के कारण केशकत्व होता है। पौधों में जो जड़ों के मार्ग से पानी पहुँचता है वो होता है किसकी वजह से? केशकत्व की क्रिया द्वारा। अदरक रूपांतरित तना होता है। अदरक क्या होता है? रूपांतरित तना होता है। अदरक भूमिगत खाद्य तना है। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्लों के कारण होती है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है वनस्पति तेलों का वनस्पति घी में परिवर्तन। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फाफा फेबिएसी कुल का एक पुष्पीय पादप है। एशिया में ल्यूफन घास के नाम से जाना जाता है। किसको ल्यूफन घास के नाम से जानते हैं? अल्फाफा को। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। हरे प्रकाश में लाल गुलाब काला दिखाई देगा। अगला पॉइंट दिया गया हमारा प्रोटीन की रचना 20 अमीनो अम्लों के सहयोग से होती है। प्रोटीन की रचना किससे होती है? 20 अमीनो अम्लों के सहयोग से होती है। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि एंजाइम क्या होते हैं, तो बताएंगे हम लोग प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की खोज सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने की थी। किसने? कुहने ने की थी। पित्त हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। यह यकृत में बनता है जिसका पीएच मान होता है 7.6 लगाकर 8.6 तक। पित्त क्या होता है? हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें जल की अधिक मात्रा होती है। सोयाबीन, मूंगफली मुख्यतः प्रोटीन के सबसे समृद्ध स्रोत हैं। और अगला पॉइंट दिया गया है केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों, ऊन इत्यादि में पाए जाते हैं। नींबू में सिट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 5 से 6% होती है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लार हल्की अम्लीय होती है जिसका पीएच मान होता है 6.8। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लार खाद्य पदार्थों को निगलने में मदद करती है। मुख तथा दांतों को साफ रखती है। अन्न में स्टार्च मंड की प्रचुरता होती है। किसकी? स्टार्च जिसे मंड बोला जाता है उसकी अन्न में प्रचुरता होती है। जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। गाय के दूध में कैरोटीन उपस्थिति होने के कारण उसका रंग पीला होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और अगला पॉइंट दिया गया हमारा यकृत का प्रमुख कार्य पित्त का स्त्रवण, अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, विषैले पदार्थों से विसरण, विटामिनों का संश्लेषण इत्यादि है। ये सारे कार्य होते हैं किसके? यकृत के। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कैल्शियम फास्फेट है। अस्थियों और दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रवण नहीं करता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। क्या है? वसा। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है।
अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, विटामिन शरीर के उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त किया जाता है। लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है, और जबकि माल्टोज वो है वो अनाज से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हमारा है, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के खून का स्कंदन करने में सहायता करता है, खून के जमने में मदद करता है। नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना होता है। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चौवर्णक दांत पाए जाते हैं। चौवर्णक मतलब चबाने वाले। हेपेटाइटिस जिगर का एक रोग है। आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन शरीर में ऊतक निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दालें प्रोटीन का उत्तम स्रोत होती हैं। मक्खन तेल में परिक्षिप्त पानी है। मक्खन क्या होता है? तेल में परिक्षिप्त पानी होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाता है प्रोटीन पाचन क्रिया के दौरान। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत विटामिन B6 का प्रमुख स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, आयरन की कमी से अरक्तता या फिर एनीमिया हो जाती है, या फिर जिसे बोलते हैं खून की कमी हो जाती है। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन B2 के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन D उत्पन्न होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पे कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। जो विटामिन D होता है वो कैसा है? यह वसा में घुलनशील होता है या फिर विलेय होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन D मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिनों में 4 वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E के तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कई पेपरों में कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E तथा विटामिन K ये होते हैं वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 तथा C होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। सिट्रिक फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर आदि विटामिन C के प्रमुख स्रोत हैं। सिट्रस फल का मतलब होता है जो खट्टे फल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन है। और विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। गाजर में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
विटामिन ए की कमी कारण रतौंधी और जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, विटामिन ई का प्रमुख स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या होता है? रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है और यह रक्त के स्कंदन में रक्त के जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्यतः फैक्ट्री फलों में पाया जाता है, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी आदि। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछलियों के द्वारा जो यकृत तेल, मछलियों के यकृत से जो तेल निकाला जाता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। निफानता या फिर रतौंधी मनुष्य में विटामिन ए की कमी से होती है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होती है वो पाई जाती है आंवला में। सागों, हरी सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व लोहा या फिर आयरन है। सामान्यतः मूत्र हल्का अम्लीय होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्ण के कारण। पक्षियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिया के रूप में न होकर यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। किसकी? सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है NaCl की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, सोडियम क्लोराइड की पूर्ति ORF घोल द्वारा की जा सकती है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को डायूरेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहते हैं। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाई रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, स्वेदन शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो रक्त का शोधन अपोहन या डायलिसिस की कृत्रिम विधि से किया जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जब गुर्दे जब सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं तो जो रक्त का शोधन कैसे किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग अपोहन या फिर डायलिसिस विधि से। अगला पॉइंट हमारा दिया गया यहाँ पे, वृक्क के काम न करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने लगते हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो उर अस्थि जो जांघ में पाई जाती है, तथा सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीज कान की होती है। कहाँ पाई जाती है? वो कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी उसका नाम है स्टेपीज। अगला पॉइंट है, मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कितने जोड़ी? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। कोशिकाओं से नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को अस्थि भवन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अस्थि भवन कहते हैं नई हड्डी के गठन की प्रक्रिया को। मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियाँ होती हैं। औसत मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1.36 किलोग्राम होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, एम्फीबिया उभयचर प्राणी में कंकाल नहीं होता है। एम्फीबिया मतलब क्या होता है? उभयचर, जो जल और जमीन दोनों जगह पर रहते हैं उसे बोलते हैं उभयचर। इन प्राणियों में क्या होता है? बहिकंकाल नहीं होता है। स्तनपायी मैमल में पसलियों की संख्या अधिक होती है। अकल दाढ़ या फिर तीसरा दाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल दाढ़ होते हैं। कितने होते हैं? 4 अकल दाढ़ होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ दंतवल्क इनेमल है। कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। सपाट अस्थियाँ खोपड़ी में होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य शरीर के रोगों से रक्षा करना है। लिम्फोसाइट कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या 20 से 40% होती है। लिम्फोसाइट क्या होती हैं? कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं। यह श्वेत रुधिराणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 20 से 40% होती है। HIV विषाणु लिम्फोसाइट को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं।
और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। हीमोग्लोबिन रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसमें लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण जोड़ों पर यूरिक एसिड क्रिस्टल एकत्र हो जाने के कारण गाउट रोग एक प्रकार का गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग किसके कारण होता है? यूरिक एसिड जो होता है वो क्या हो जाता है? एक जगह पर एकत्र हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि या फिर जिसे एंड्रिलन ग्रंथि कहते हैं का संबंध रक्तचाप से है। मनुष्य में श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन होता है जिसका रंग लाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, एंटीजन अनुपस्थित होने के कारण रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। रक्त को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जाता है। ए हो गया, बी, फिर उसके बाद ए बी तथा ओ। रक्त के 4 जो प्रमुख समूह होते हैं कौन कौन से होते हैं? ए समूह होता है, बी होता है, फिर उसके बाद ए बी होता है और ओ समूह होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मानव का सामान्य रक्तदाब 120/80 मिमी पारा होता है जिसमें 120 मिमी पारा सिस्टोलिक और 80 मिमी पारा डायस्टोलिक होता है। रक्तदाब को स्फिग्मोमैग्नोमीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? स्फिग्मोमैग्नोमीटर के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है, यदि शरीर में रक्तदाब कम होता है तो एंड्रिलन ग्रंथि से एंड्रेनलिन हार्मोन निकलता है जो रक्तदाब को बढ़ाता है। हाइपरटेंशन शब्द का प्रयोग उच्च रक्तचाप के संदर्भ में होता है। यदि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो तो इसे इस्कीमिया कहते हैं। क्या होता है? अगर कि किसी शरीर में जो है खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए जो वर्ड बोला जाता है उसे बोलते हैं इस्कीमिया। क्या होते हैं? इस्कीमिया मतलब किसी इंसान में खून की कमी हो गई है। उसके बाद अगला पॉइंट है, रुधिर में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व साल दशा में रहता है। हिपैरिन को एंटीथ्राम्बिन कहते हैं। यह एक संयुक्त पॉलीसैकेराइड है। इसकी वजह से रुधिर में थक्का नहीं जमता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 200 मिलीग्राम होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, अगर इसका स्तर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट हमारा है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है जिसमें प्लाज्मा होता है 55% और उसके बाद रुधिराणु जो होता है वो होता है 45%। संयोजी ऊतक क्या है ये बताया जा रहा है कि रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है? रुधिराणु होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 120 तथा इनकी संख्या 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने सबसे पहले खोज की थी रुधिर परिसंचरण की। लसिका कोशिकाएं रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं। लसिका कोशिकाएं रोगों के प्रतिरोध करने में सहायक करती हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, हृदय शरीर का एक अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। रक्त के थक्के जमने के कारण थ्राम्बिन होता है। रक्त के थक्के किसके कारण जमते हैं? थ्राम्बिन के कारण। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो बताएंगे हम लोग फुफ्फुस शिरा कहते हैं उसे। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टरों के पास
वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार विधि है और यह मुख्यतः यूज की जाती है कहाँ पे? चीन में। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में सुई जो होती है वो चुभाई जाती है और उसी उसी से क्या होता है? मनुष्य का इलाज किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा लगभग 91-92% होती है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी वैकी द्वारा शुरू किया गया था। पेसमेकर दिल की धड़कन को नियमित करने का कार्य करता है। अगला पॉइंट हमारा है, हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। किससे? विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है हीमोफीलिया। प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट, जिन्हें वाल्व भी कहते हैं, लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थिमज्जा द्वारा होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बताएंगे हम लोग अस्थिमज्जा में होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। अगला पॉइंट है, हृदय के संकुचन एवं शिथिलन को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन कहते हैं। एक वयस्क व्यक्ति हृदय का समान अवस्था में 72 से 75 बार प्रति मिनट तथा भ्रूण की अवस्था में लगभग 150 बार प्रति मिनट धड़कता है। जो किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय जो होता है वो सामान्य अवस्था में लगभग 72 से 75 बार, और भ्रूण की अवस्था में, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, भ्रूण का मतलब जब वो क्या होते हैं, जो जब एक हिसाब से जब जन्म भी नहीं लेते हैं तब कितने बार धड़कता है? 150 बार धड़कता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, हृदय का काम रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना है। मानव हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ये क्वेश्चन इस तरीके कई बार पूछा गया है कि जो है ईसीजी किससे संबंधित होता है, तो बताएंगे हम लोग हृदय से। किससे से संबंधित है? हृदय से संबंधित है। हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है हृदय तथा उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन। हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचाने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से दिल का दौरा पड़ता है। पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अगला पॉइंट हमारा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। यकृत स्तनपायी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। थायराइड हमारी गर्दन में वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड कहाँ पर स्थित होती है? गर्दन में हमारे वायुनाल के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। थायराइड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका काम आधार उपापचय दर को बढ़ाना होता है। क्या काम होता है? आधार उपापचय दर को बढ़ाना होता है थायरॉक्सिन हार्मोन कारण, थायरॉक्सिन हार्मोन का काम। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इंसुलिन में जिंक या फिर जिसे जस्ता बोलते हैं पाया जाता है। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इंसुलिन का आविष्कार सर्वप्रथम बैटिंग और बेफ्ट ने वर्ष 1932 में किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? बैटिंग और बेफ्ट ने। ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। आजीवरक ग्रंथि या फिर जिसे एंड्रिनल बोलते हैं से एंड्रिनेलिन और नार एंड्रिनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे संघर्ष या पलायन हार्मोन भी कहते हैं। संघर्ष या पलायन हार्मोन किसको कहते हैं? एंड्रिनेलिन को। किसको? एंड्रिनेलिन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नरलिंग हार्मोन को एंड्रोजन के नाम से जाना जाता है। मुख्य नरलिंग हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेव की बीमारी थायराइड की अतिसक्रियता के कारण होती है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है
श्वेत ग्रंथियाँ स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथि कहाँ पाई जाती हैं? स्तनी वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनकी त्वचा में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियों का मुख्य कारण ताप नियंत्रण होता है। क्या होता है? ताप का नियंत्रण करना होता है मुख्य काम जो है श्वेत ग्रंथियों का। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, स्त्री का मासिक चक्र 28 दिन का होता है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होता है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह से डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं वो रोग हो जाता है। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, अंडाशय केवल स्त्री में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। वर्णांधता एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्णांधता में जो मनुष्य कौन कौन से रंग में भेद नहीं कर पाता, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, यह कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में पाया जाता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी EEG का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जन्म के बाद मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ है उसके मस्तिष्क के ऊतकों का मर जाना होता है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एस्टेबुलेरिया है। इसका नाभिक भी सबसे बड़ा होता है। नीली व्हेल सबसे बड़ा शावक पैदा करती है जिसकी लंबाई लगभग 24 फीट तथा वजन 4 टन होता है। और अगला पॉइंट हमारा है, व्हेल का गर्भावस्था काल लगभग 1 वर्ष होता है। व्हेल, सील एवं चमगादड़ स्तनधारी वर्ग के हैं, जबकि मत्स्य वर्ग एक पृथक वर्ग है। व्हेल एक विशालतम स्तनधारी है। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आँखों का प्रयोग नहीं किया जाता। अकशेरुकी में नोटोकॉर्ड पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, जबकि कशेरुकी में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड या फिर पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ तथा तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, जिसे हमिंग बर्ड बोलते हैं, होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, वर्तमान में 5 सेंटीमीटर आकार की बी हमिंग बर्ड संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी है जो कि क्यूबा में पाई जाती है। यह एकमात्र ऐसा पक्षी है जो आगे पीछे उड़ सकता है। बतख, राजहंस आदि पानी में तैरने वाले पक्षियों में परांगुलियां आपस में जाल द्वारा जुड़ी रहती हैं। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, चमगादड़ कार्डेटा संघ का प्राणी है। इसमें पराश्रव ध्वनि को सुनने की क्षमता होती है। डायनासोर सरीसृप वर्ग का प्राणी था जो कि ट्रायसिक समय में पैदा हुए और क्रिटेशियस युग में विलुप्त हो गए। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाले भारत का एकमात्र कपि गिब्बन है। व्हेल एक नियततापी प्राणी है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले आंखों पर पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, पैंथेरा टाइग्रिस को साधारण भाषा में बाघ कहते हैं। बाघ वर्ष 1972 से भारत के राष्ट्रीय प्राणी के रूप में जाना जाता है। अपघटक वे परपोषी जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरदों पर जीवित रहते हैं। इन्हें मृतोपजीवी भी कहते हैं, जैसे कि कवक और जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल लेकर अपने भोजन का निर्माण क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को आयुष्यन की रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है।
उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, जीवाणु नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थायी है। जो महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, जल के भारी धातु प्रदूषण में सबसे अधिक योगदान घरेलू मल जल का है। नील हरित शैवाल एक प्रकार के मुक्तजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीव है। पृथ्वी पर जीवाणु और कवक अपमार्जक हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण जीवाणु द्वारा होता है। पारिस्थितिकी प्रणाली जीव भू रासायनिक प्रणाली होती है। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1866 में ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। अगला पॉइंट हमारा है, जीन शब्द की खोज डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री विल्हेम जोहानसन ने की थी। डीएनए संरचना का सही मॉडल वाटसन और क्रिक ने वर्ष 1953 में प्रतिपादित किया था। डीएनए को जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इससे व्यक्तियों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, मानव डिंब में गुणसूत्रों संख्या 23 जोड़ी होती है। मानव के अंगों के अतिरिक्त भाग हिस्से स्टेम कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। किसी शिशु के वंशगत जीनों की कुल संख्या में माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या समान होती है। अगला पॉइंट हमारा है, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज वर्ष 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन का उपयोग कवक फफूंद द्वारा उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी है। ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। पीत ज्वर एक वायरस से संक्रमण से होता है। पीत ज्वर कैसे होता है, एक वायरस के संक्रमण से होता है जो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फाइलेरिया के लिए वुचेरेरिया ब्रैंकोस्टाई नामक सूत्रकृमि उत्तरदायी होता है। फाइलेरिया के कारण लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। इसे फाइलेरियोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, पोलियो वायरस से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन का विकास सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा किया गया तथा इसका परीक्षण वर्ष 1952 में किया गया। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, प्लेग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा है, एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक रेट्रोवायरल रोग है जिससे व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। एड्स की पहचान वर्ष 1981 में सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, एड्स समलिंगी और इतर लिंगी यौन संपर्क, रक्तदान इत्यादि द्वारा फैलता है। और अगला पॉइंट हमारा दिया गया है, दांत की बीमारी ट्राइकोफाइटन तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक से होती है। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई अथवा किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं। इस प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, संक्रामक रोगों से रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सस्ती विधि माना जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश किया जाता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटनी द्वारा प्रसारित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु
DPT का टीका लगाया जाता है। रोहिणी या फिर गलघोटू या डिप्थीरिया जीवाणुओं द्वारा फैलता है। रोहिणी गले की एक बीमारी है, जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरस के द्वारा फैलता है, जिसे इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है। पीलिया यकृत का एक रोग है। पीलिया रोग में रुधिर में पित्त रंजक की मात्रा बढ़ जाने से श्लेष्मक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। और अगला पॉइंट हमारा है मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है। मलेरिया रोग कैसे होता है? प्रोटोजोआ के कारण, और उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। जुकाम कॉमन कोल्ड एक वायरल संक्रमण से होने वाला रोग है जो वायरस से फैलता है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। ये कई रोगाणुओं के वाहक होते हैं। ये मनुष्यों में हैजा, मियादी बुखार, क्षय, अतिसार, प्रमेह, संग्रहणी, कोढ़ इत्यादि घातक बीमारियों को फैलाता है। फीताकृमि, जिसका नाम फैसियोला हिपैटिका भी है, भेड़ की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है दूध के दही रूप में जमने के कारण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। क्लोरोक्वीन नामक दवा मलेरिया के उपचार में प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा दिया गया है गोलकृमि या फिर सूत्रकृमि से बोला जाता है। एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा विषाणु द्वारा फैलता है। उसके बाद चिकन पॉक्स विषाणु कारण होता है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया यहाँ पे एड्स वायरस शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। संदूषित खाद्य पदार्थों के कारण फैलने वाला रोग आंत्रज्वर है जो मक्खियों द्वारा फैलता है। एथलीट फुट रोग के कारण कवक फंगस होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है। भूजल जो होता है पेयजल का सबसे बढ़िया स्रोत होता है क्योंकि क्या होता है इसमें से आर्सेनिक की मात्रा बहुत कम होती है। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है तथा इसमें पेप्टाइड मिलेटिन उपस्थित होता है। अगला पॉइंट हमारा है मधुमेह रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रिंडरपेस्ट रोग को पशुओं का महामारी रोग कहा जाता है। रिंडरपेस्ट एक प्रकार के विषाणुओं वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यह फटे हुए खुर वाले पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। कौन सा रोग? अभी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे रिंडरपेस्ट रोग। ये किसमें होता है ज़्यादातर? जिनके फटे हुए खुर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी और जुगाली करने वाले दूसरे पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग होता है। अगला पॉइंट हमारा दिया गया है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम केराटिन है। मरीचिका जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, यह एक प्रकार का दृष्टिभ्रम है। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल ने किया। तो ये सारे जितने भी पॉइंट दिए गए यहाँ पे जीव विज्ञान के जितने पॉइंट जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के पॉइंट दिए गए थे वो सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।